हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज हिमांशु रावत एंड आई वेलकम यू ऑल बैक टू अवर इंडियन पॉलिटी सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं लक्ष्मीकांत सिक्स्थ एडिशन। हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट कर दिए हैं और फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने अभी इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को कवर किया। उसके बाद अपने सेकेंड लेक्चर में हमने कवर किया है आपके फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 को, यानी स्टेट की डेफिनेशन को। और आज हम कवर करने वाले हैं अपने तीसरे लेक्चर में आर्टिकल 13 के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग अवर लेक्चर, एज ऑलवेज देयर आर सर्टेन रिकमेंडेशंस बाय मी। नंबर 1, जब आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो आप अपने लक्ष्मीकांत लेके बैठेंगे और लक्ष्मीकांत आइडियली सिक्स्थ एडिशन होना चाहिए, बट इन केस आपके पास सिक्स्थ एडिशन नहीं है तो यू कैन डू विद फिफ्थ एडिशन एज वेल। इसके अलावा आपके पास एक हाइलाइटर होना ज़रूरी है ताकि जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आप उनको हाईलाइट कर सकें फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप जो है शॉर्ट नोट्स अपने तैयार करेंगे। आपके पास एक पेन और एक कॉपी होना चाहिए जिसमें आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट डाउन करें। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन है वो ये कि अगर आप ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स कर चुके हैं और आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आप जो है रिवीजन मोड में अगर हैं तो आपको इस लेक्चर की स्पीड को 1.5 करना है या फिर आप 2 की स्पीड पे भी से चला सकते हैं। इट इज़ ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो रिवीजन पर्पस के लिए ये सीरीज देख रहे हैं। और जिन लोगों ने पहली बार फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं या पहली बार वो अपनी इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, दोज आर फ्रेशर्स, वो लोग नॉर्मल स्पीड में ही इस लेक्चर को सुने या फिर 1.25 मैक्स टू मैक्स आप इतना कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और आज शुरुआत करते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। सो आर्टिकल 13 है क्या बेसिकली, तो बहुत आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं कोशिश करूंगा कि आर्टिकल 13 आपको समझा सकूं, क्योंकि मेरी नज़र में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे टेक्निकल आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल आपका आर्टिकल 13 भी है। काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आर्टिकल है। अगर आपने समझ लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया तो ये आगे चलकर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो मेरे साथ बने रहिए और कोशिश करिएगा कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ पूरी अटेंशन के साथ आप इसे समझिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल ये रहने वाला है, बट ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। बहुत कम टाइम पीरियड में हम इसे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है आर्टिकल 13? तो आर्टिकल 13 ये कहता है कोई भी लॉ, यहाँ पे कीवर्ड्स पे आप ध्यान रखना, ठीक है। कीवर्ड्स, तो पहला कीवर्ड है यहाँ पे लॉ। जब हम लॉ की बात कर रहे हैं तो हम उसमें ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉज, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो आसान भाषा में आप इतना समझें कि कोई भी लॉ यानी कोई भी कानून अगर इनकंसिस्टेंट है, राइट, अगर इनकंसिस्टेंट है या फिर इन डेरोगेशन है, डेरोगेटरी है फंडामेंटल राइट से, तो वो जो कानून है, वो जो लॉ है, दैट लॉ विल बी कंसिडर्ड एज नल एंड वॉइड। फिर से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी लॉ, कोई भी कानून अगर आपके फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है या उसको डाइल्यूट करता है या उसके डेरोगेटरी है, तो वो जो लॉ है वो नहीं माना जाएगा, वो लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा। बहुत आसान भाषा में आपको ये याद रखना है कि इफ देयर इज एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन with the fundamental rights, then that particular law shall be deemed null and void। कोई भी लॉ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ बोलिए, रिपीट करिए, कोई भी लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है आपके फंडामेंटल राइट से या फिर डेरोगेटरी है, इन डेरोगेशन है आपके फंडामेंटल राइट से, तो वो जो पर्टिकुलर लॉ है वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। कहाँ पर लिखा है? आर्टिकल 13 में ये बात लिखी है, राइट। अगर आप इतना समझ गए हैं तो मैं आपको अब आगे पढ़ाता हूं। आगे क्या कहता है, देखो, अब कोई भी लॉ जो है, यानी कोई भी लॉ है, क्या वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या उसको फॉलो कर रहा है, तो इसका जजमेंट कौन लेगा, ये डिसाइड कौन करेगा। यानी कोई भी लॉ डेरोगेटरी है या कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट है आपके फंडामेंटल राइट से,
तो इसका फैसला कौन करेगा? तो आपको याद रखना है, इसका फैसला जुडिशरी करेगी, और जुडिशरी में आपका या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा या हाई कोर्ट करेगा, लोअर कोर्ट ये काम नहीं कर सकते। तो कोई भी लॉ को अगर आपको जांचना है, किसी भी लॉ को आपको टेस्ट करना है और ये देखना है कि क्या वो फंडामेंटल राइट्स के कंसिस्टेंट हैं, राइट, क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं या फिर इनकंसिस्टेंट है या फिर इन डेरोगेशन में वो वायलेट कर रहे हैं या डाइल्यूट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को, तो इसको जज करने का जो जिम्मेदारी दी गई है संविधान के द्वारा, वो किसको दी गई है? वो जुडिशरी को दी गई है, और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को वो जिम्मेदारी दी गई है, लोअर कोर्ट्स के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो कौन डिसाइड करेगा? जुडिशरी डिसाइड करेगी, और इसी प्रोसेस को, राइट, इसी प्रोसेस को ही हम जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है आपके सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास, वो कहां से ली है उन्होंने, वो कहां से एक्सट्रैक्ट की है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 13, राइट। तो ऐसे आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में नहीं लिखा गया है या इस टर्म का यूज नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप आर्टिकल 13 को पढ़ें तो उसमें इम्प्लिसिटली आपको देखने को मिलता है कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट उसमें दिया गया है। फिर से समझें, आर्टिकल 13 बात करता है किसी भी लॉ के बारे में, अगर कोई भी लॉ किसी भी फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है या इन डेरोगेशन में है, तो वो जो लॉ है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो अब आपको ये भी देखना है कि कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट है या इन डेरोगेशन में है, तो ये कौन देखेगा? ये जुडिशरी देखेगी, और इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें 4 प्रिंसिपल्स आपके आते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे आपके आर्टिकल 13 की, या फिर जब हम ये देखेंगे कि कोई भी कानून इनकंसिस्टेंट है या डेरोगेटरी है, तो उसके लिए 4 प्रिंसिपल्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, दैट इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात करता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं वो कानून जो कि 26 जनवरी 1950 से पहले के कानून है, राइट। आपके जो कानून है, 2 तरीके के कानून हैं, अगर मैं इस तरीके से इनको क्लासिफाई करूं, या राइट डेट से अगर मैं क्लासिफाई करूं, तो कुछ ऐसे कानून जो कि संविधान के लागू होने से पहले से चल रहे थे भारत में, और कुछ ऐसे कानून जो कि संविधान लागू होने के बाद जो है इंट्रोड्यूस किए गए। तो पहली कैटेगरी, पहला प्रिंसिपल जो है वो रिलेटेड है उन कानूनों के साथ जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, राइट, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले के कानून है। तो यहां पर क्या कहता है? यहां पर यह कहता है कि अगर ऐसे कोई कानून जो कि चल रहे थे 26 जनवरी से पहले, राइट, और आप उन्हें आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको याद ये रखना है कि अगर ये इनकंसिस्टेंट होते हैं फंडामेंटल राइट से, तो ये वॉइड माने जाएंगे, इनको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, राइट। तो बहुत आसानी से आप इस पॉइंट को समझें कि मान लेते हैं आपका क्या हुआ कि कोई कानून थे और वो आपके 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से चल रहे थे, ठीक है। अब 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है, उसके बाद 1950 में भारत का संविधान बनके तैयार हो जाता है। जब संविधान बनके तैयार होता है तो उसमें कुछ आपके फंडामेंटल राइट्स डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो इनिशियली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो कुछ उसमें फंडामेंटल राइट्स डाल दिए जाते हैं। अब ये जो कानून चल रहा था ये आगे भी कंटिन्यू करेगा। अब जब ये चल रहा था तो ये टकराया, इसके कुछ प्रावधान टकराए आपके फंडामेंटल राइट से, राइट। इसके कुछ ऐसे प्रावधान थे जो आपके फंडामेंटल राइट से टकराए हैं। तो अब यहाँ पर आपका जो आर्टिकल 13 है वो ये क्या कहता है? वो ये कहता है कि ये जो प्रावधान टकराए हैं, राइट, ये नहीं माने जाएंगे, ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। अगर आप इतना समझे हो तो मैं आगे बताता हूं आपको, क्योंकि इसके अंदर आपको 2 और प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी टू सेपरेट, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी टू सेपरेट, आप किस तरीके से उन प्रावधानों को रिमूव करेंगे, उन प्रावधानों को हटाएंगे जो प्रावधान टकरा रहे हैं आपके फंडामेंटल राइट से। तो ये कैसे काम करता है? ये वर्क करता है एज अ फिल्टर, ठीक है। फिल्टर जैसे फॉर एग्जांपल जब आप चाय पीते हैं, तो जब आप केतली से चाय वो कप में डालते हैं, ठीक है, तो आप उसके ऊपर क्या रखते हैं? एक छन्नी रखते हैं,
और उसके बाद फिर आप डालते हैं उसमें चाय, तो नीचे चली जाती है आपकी चाय और ऊपर उसका रेसिड्यू रह जाता है, चाय की पत्ती रह जाती है। तो इस तरीके से आप अलग कर रहे हैं उन प्रावधानों को जो कि आपके फंडामेंटल राइट से टकरा रहे हैं, राइट। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसका केस लेके चलते हैं। द केस इज A.K. गोपालन केस, राइट। A.K. गोपालन केस में क्या था? प्रिवेंशन डिटेंशन, वेरी वेरी वेरी, डिटेक्शन नहीं है, डिटेंशन है ये, डिटेक्शन डिटेंशन, इट इज डिटेंशन, प्रिवेंशन डिटेंशन, ठीक है। दो तरह की डिटेंशन होती है आपकी, प्यूनिटिव डिटेंशन होती है और दूसरी होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो यहां पर आपकी प्रिवेंटिव डिटेंशन का सेक्शन 14 के बारे में बात हो रही है। तो याद ही आपको रखना है, A.K. गोपालन केस है, सेक्शन 14 है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, ठीक। इसमें क्या लिखा था, यानी ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का कानून है, ठीक है, आप समझिए इसको, ये कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का कानून है। तो इस कानून के सेक्शन 14 में क्या लिखा था? सेक्शन 14 में ये लिखा था कि कोई भी डिटेन्ड पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर डिटेन किया गया है तो वो अपने डिटेंशन के ग्राउंड को कोर्ट में डिस्कस नहीं कर सकता, डिस्क्लोज नहीं कर सकता। यानी कि अगर मुझे सरकार ने गिरफ्तार किया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर, तो सेक्शन 14 ये कहता है कि जब मैं जज के सामने जाऊंगा तो मैं उनको बता नहीं सकता कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, मेरा ग्राउंड क्या है, राइट। तो अब अगर आप देखो तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, कहीं ना कहीं आर्टिकल 22 का वायलेशन है, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल 22 का ये वायलेशन है, ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, ठीक है। तो ये क्या है? ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। तो अब क्या होगा? तो हमने देखा था कि आपका जब आप चाय की केतली से चाय कप में डाल रहे थे तो नीचे चाय जा रही थी और ऊपर उसका रेसिड्यू यानी चाय की पत्ती बच रहा था, इसी को हम सेवरेबिलिटी बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो कानून है वो तो कंटिन्यू करेगा, वो रहेगा, लेकिन उसमें से क्या कर दिया जाएगा? सेक्शन 14 को कुछ वक्त के लिए हटा दिया जाएगा, या फिर उसको कह सकते हैं डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो अब आपका क्या होगा? अब की कंडीशन क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट सेक्शन 14, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज भी आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, आज भी प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। आर्टिकल 22 में आप पढ़ेंगे ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो है, लेकिन अब उसके साथ सेक्शन 14 नहीं है। इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, राइट। किस तरीके से हम सेपरेट करते हैं उन प्रावधानों को जो कि फंडामेंटल राइट से टकरा रहे हैं। तो सेक्शन 14 फंडामेंटल राइट से टकरा रहा था, इसलिए सेक्शन 14 को कुछ वक्त के लिए क्या कर दिया गया? इसको स्लीपिंग ऑर्डर में डाल दिया गया, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कि सेक्शन 14 जो है इट विल बी अ स्लीपिंग आर्टिकल, नॉट अ डेड आर्टिकल। यानी आर्टिकल 14 सेक्शन 14 स्लीपिंग मोड में है, डेड नहीं है वो। उसको अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है, इनकेस अगर मान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में ही आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके चेंज कर दिया, तो जैसे ही आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके चेंज कर दिया, मान लो आर्टिकल 22 में आपने चेंज कर दिया, तो जैसे ही आप आर्टिकल 22 में चेंज करेंगे तो ये जो सेक्शन है ये एक्टिवेट हो जाएगा, रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये क्या है? ये डेड आर्टिकल नहीं है, इट इज जस्ट अ स्लीपिंग आर्टिकल, इट इज जस्ट अ स्लीपिंग सेक्शन, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। दूसरा डॉक्ट्रिन है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो पहला तो था डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अच्छा, आपको याद ये रखना है, अभी हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात कर रहे हैं। ये वो लॉज हैं जो कि 26 जनवरी 1950 से पहले पारित हो गए थे, पास हो गए थे, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का क्या मतलब है? टू शैडो और टू हाइड, यानी किसी भी चीज को छुपाना या उसकी परछाई को छुपाना, ठीक है। टू शैडो और टू हाइड, राइट। इसका जो केस है दैट इज भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और ये बात करता है 1947 के एक एक्ट से। मैंने आपको बताया था 1950 से पहले के एक्ट्स के बारे में ही हम बात करेंगे इस वाले सेक्शन में, ठीक है। तो एक्ट क्या है? बेरार मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1947। तो इसको चैलेंज किया जाता है। इस एक्ट में क्या लिखा था? इस एक्ट में ये लिखा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी मध्य प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो कंप्लीट मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस को एक्वायर कर सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो पूरा का पूरा मोटर ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है वो केवल और केवल किसके पास रहेगा? स्टेट के पास रहेगा, यानी राज्य के पास रहेगा। जैसे आज की हम डेट, अगर हम आज के बारे में बात करें तो मान लेते हैं आपको दिल्ली जाना है,
तो आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है फ्लाइट से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, और आप बस से जा सकते हैं, यानी आप रोडवेज से जा सकते हैं, ठीक है। जब आप फ्लाइट से जा सकते हैं तो आपके पास प्राइवेट फ्लाइट्स के भी ऑप्शंस होते हैं और गवर्नमेंट फ्लाइट के भी ऑप्शन होते हैं। जब आप ट्रेन से जाएंगे तो आपके पास केवल एक ऑप्शन होता है कि आप भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करेंगे, इंडियन रेलवेज का इस्तेमाल करेंगे। जब आप बस से जाएंगे तो आपके पास फिर एक ऑप्शन होता है कि आप सरकारी बस से जाते हैं, आप प्राइवेट बस से जाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि बेडार मोटर व्हीकल एक्ट 1947 में क्या लिखा कि जो भी मोटर ट्रांसपोर्ट होगा मध्य प्रदेश में, उसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होगा। उसका पूरा का पूरा जो चार्ज है वो किसके पास रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब अगर आप देखो तो राइट टू ऑक्यूपेशन, ठीक है, राइट टू ऑक्यूपेशन आपके आर्टिकल 19 में आता है, विच इज योर फंडामेंटल राइट। इसके अलावा राइट टू अर्न लाइवलीहुड आपके कौन से आर्टिकल में आता है, ये आपके आता है आर्टिकल 21 में, ठीक है, ठीक है, लाइवलीहुड आएगा ना, ठीक है। तो ये 21 में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये जो राइट टू ऑक्यूपेशन है या राइट टू अर्न लाइवलीहुड है, ये इनकंसिस्टेंट हो रहा है, यानी ये जो कानून है 1947 का बेडार मोटर व्हीकल एक्ट, तो ये स्टेट को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी अधिकार, सारे राइट्स दे रहा है कि वो ही जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाएंगे, कंप्लीट मोटर ट्रांसपोर्ट को चलाएंगे मध्य प्रदेश में। और फिर दूसरी तरफ नागरिक जो है उसके अधिकार है कि वो चाहे तो वो कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है, राइट, और अपना जो लाइवलीहुड है उसे अर्न कर सकता है। तो अब दोनों आपस में टकराएंगे, और जब दोनों आपस में टकराएंगे तो जुडिशरी के पास ये मामला जाएगा। जब जुडिशरी के पास ये मामला जाएगा तो क्या होगा, अब क्या होगा, आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यूज होगा। सेवरेबिलिटी का मतलब हो जाता है कि उन प्रोविजंस को हटा दिया जाएगा जो प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट है आपके फंडामेंटल राइट से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि आपका पूरा का पूरा लॉ था, ये बेडार आपका 1947 वाला लॉ था, और इसमें बहुत सारे आपके सेक्शंस थे, ठीक है, बहुत सारे सेक्शंस हैं। इसमें से ये वाला जो सेक्शन है, ये जो है ये देता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिकार किसको, सरकार को, स्टेट को, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये कहता है कि आपका जो फंडामेंटल राइट है ना, वो इतने पार्ट को क्या कर देगा, ओवरशैडो कर देगा, ये ढक जाएगा, यानी ये एक्टिव नहीं रहेगा। ये रहेगा तो उस एक्ट में, लेकिन ये ढक जाएगा। जैसे आपका होता है ना सोलर एक्लिप्स होता है, ल्यूनर एक्लिप्स होता है, तो उसमें क्या होता है, पोर्शन जो है वो कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए ढक जाता है। तो ये जो सेक्शन है जो फंडामेंटल राइट से टकरा रहा है, ये ढक जाएगा, ये कवर हो जाएगा, राइट। तो दिस इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, राइट, और इसका मतलब है टू हाइड और टू शैडो। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो इसमें भी आपको क्या याद रखना है, इसमें भी आपको याद रखना है कि ये भी आपका डेड सेक्शन नहीं होगा, डेड प्रोविजन नहीं होगा, बल्कि स्लीपिंग प्रोविजन होगा। तो इट विल ऑल्सो बी अ स्लीपिंग प्रोविजन, जैसा हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में पढ़ा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में भी आपको सेम चीज देखने को मिलती है कि जो सेक्शन है जो कि इनकंसिस्टेंट है आपके फंडामेंटल राइट से, वो केवल और केवल स्लीपिंग मोड पे है, डेड नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। और आज की अगर हम बात करें तो सरकार ने ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि अपने लिए रिजर्व रखे हैं। जैसे अगर आप इंडियन रेलवेज की बात करो तो हालांकि अब तो इसका प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया, लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पर अभी वो आपको देखने को नहीं मिलता है। न्यूक्लियर एनर्जी की जब हम बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं, सो एंड सो फोर्थ, तो ये सारे सेक्टर्स सरकार के पास है। दूसरे प्रिंसिपल की जब हम बात करेंगे तो हम उन सारे आर्टिकल्स की बात करेंगे, उन सारे लॉज की बात करेंगे जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉज हैं, राइट। तो एक तो हो गए आपके प्री इंडिपेंडेंस लॉज या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉज की आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में ये बातें आएंगी। तो जो भी हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में पढ़ा या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में पढ़ा, वो तो सारा का सारा इसमें इंप्लीमेंट होगा ही होगा। जो 13 क्लॉज 1 में है, सेम चीजें 13 क्लॉज 2 में भी आपको देखने को मिलती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। इसमें एक चीज आपको देखने को मिलती है, केस आता है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स, और इस केस में जो कोर्ट के सामने जो सवाल था, वो सवाल ये था कि कोर्ट के सामने जो सवाल था वो सवाल ये था कि जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, क्या उनके भी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है अगेंस्ट द स्टेट।
ये सवाल था जो कि लेके जाती है आपकी स्टेट ऑफ गुजरात के सामने, और अंबिका मिल्स का जो केस होता है ये जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये होता है कि जितने आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या ये सारे फंडामेंटल राइट्स आपको कंपनीज को भी दिए गए हैं एज अ लीगल पर्सन, राइट। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आपके सिटीजन्स के लिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि आपके कंपनीज के लिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि सब के लिए हैं। लेकिन अगर हम सारे राइट्स की बात करें तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं आपकी कंपनीज के लिए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है सेकेंड प्रिंसिपल में। उसके बाद बात करेंगे थर्ड प्रिंसिपल क्या, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 13 क्लॉज 3। जब मैंने आपको पहली स्लाइड दिखाई थी तो पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, और मैं बहुत ध्यान से मैंने इन सारे वर्ड्स को जो है स्किप कर दिया था, कि डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ आपको बताया था, राइट। तो मेरा पूरा फोकस लॉ में था। इसके पीछे कारण ये था कि अभी हम जब बात करेंगे 13 क्लॉज 3 के बारे में तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो लॉज की डेफिनेशन क्या होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने वहां पर शब्द देखा लॉज, तो लॉस का मतलब क्या, सवाल ये भी तो पूछेंगे कि लॉस का मतलब क्या है। जब हम लॉस के इनकंसिस्टेंट होने के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम लॉस के डेरोगेटरी होने के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको पता तो होना चाहिए लॉज है क्या। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने क्या किया, लॉस को डिफाइन कर दिया। तो उन्होंने बोला कि ऑर्डिनेंस भी लॉ माना जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होगा, ऑर्डिनेंस भी आपका लॉ माना जाएगा। ऑर्डिनेंस कौन से सेक्शन कौन से आर्टिकल में आता है, आई एम डैम श्योर आपको पता होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस के 2 आर्टिकल हैं, एक प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, एक गवर्नर से रिलेटेड है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है आर्टिकल दोनों के। गवर्नर जब इशू करता है ऑर्डिनेंस तो कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करता है, और जब प्रेसिडेंट इशू करता है तो कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करता है। आई एम श्योर आपको पता है, तो कोई कष्ट नहीं होगा नीचे लिखने में, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर जो दिया जाता है बाय द एग्जीक्यूटिव, तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा लॉ में। लॉ के अंडर अगर कोई बायलॉज है तो वो भी लॉ माने जाएंगे। कोई रूल अगर सरकार के द्वारा बनाया जाता है तो उसको भी लॉ माना जाएगा। रेगुलेशंस को भी लॉ माना जाएगा, नोटिफिकेशन को भी लॉ माना जाएगा, और कस्टम और यूसेज को भी लॉ माना जाएगा। तो जहां जहां पे इन सारे शब्दों का इस्तेमाल होगा, दे ऑल विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ। इसका मतलब कि अगर कोई ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट होता है तो उस पर भी सेम प्रिंसिपल लगेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अगर कोई ऑर्डर होता है तो सेम चीज, बाय लॉ तो सेम चीज, रूल तो सेम चीज, रेगुलेशन तो सेम चीज उसके ऊपर इंप्लाइड होगी, नोटिफिकेशन, कस्टम एंड यूसेज। तो जहां जहां हम लॉ शब्द का इस्तेमाल करेंगे उस पूरे एम्बिट में आपको ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक। क्या नहीं उसमें शामिल किया जाएगा, अगर सरकार कोई गाइडलाइंस जारी करती है तो वो लॉ नहीं माना जाएगा, राइट। जैसे कोविड की गाइडलाइंस होती हैं तो गाइडलाइंस अलग होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं, नोटिफिकेशन अलग होता है, लॉ अलग होता है, ऑर्डिनेंस अलग होता है। तो नॉर्मल अगर गाइडलाइंस है तो वो लॉ नहीं कंसीडर की जाएंगी। अगर कोई इंस्ट्रक्शन सरकार के द्वारा निकाला गया है तो उसको लॉ नहीं माना जाएगा। और पर्सनल लॉज यानी हिंदुओं के पर्सनल लॉज, मुस्लिम के जो पर्सनल लॉज हैं, उनको लॉ की डेफिनेशन के अनुसार यानी आर्टिकल 13 में जो लॉ लिखा है उसमें ये नहीं आएंगे। गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन, पर्सनल लॉज, ये सब उसमें नहीं आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है, इन सब में हमने जब देखा तो हमने ऑर्डिनेंस देखा, ऑर्डर देखा, बाय लॉ देखा, रूल देखे, रेगुलेशंस देखे, नोटिफिकेशन, कस्टम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने सब कुछ उसमें डाल दिया। क्या नहीं आएगा ये भी डाल दिया कि गाइडलाइंस नहीं आएंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, पर्सनल लॉस नहीं आएगा। लेकिन एक ऐसा शब्द था जो उन्होंने छोड़ दिया, और यहीं पर बहुत बड़ा कलेश हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कंटिन्यूसली केसेस पे केसेस चलते हैं, और यहाँ पे नाक की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी। और वो शब्द है जो छोड़ा गया, आई डोंट नो इंटेंशनली छोड़ा गया या अनइंटेंशनली छोड़ा गया, दैट वाज अमेंडमेंट। क्या अमेंडमेंट, क्या 368, क्या संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, क्या ये लॉ की डेफिनेशन में आएंगे या नहीं आएंगे, ये एक बड़ा सवाल था।
ठीक, अब इससे फर्क क्या पड़ता है मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा, ये इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। फिलहाल तो आप ये समझो कि क्या अमेंडमेंट लॉ माने जाएंगे या फिर नहीं माने जाएंगे। तो पहला केस आता है शंकरी प्रसाद का, और शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आता है दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी आर्टिकल 368 जो है वो लॉ नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो बहुत क्लियर, शंकरी प्रसाद केस में क्या बोला कि जो लॉ है उसकी डेफिनेशन में आर्टिकल 368 नहीं आएगा। उसके बाद गोलकनाथ केस आता है, और गोलकनाथ केस में क्या कहते हैं कि आपके जो अमेंडमेंट है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ कंसीडर किए जाएंगे। तो शंकरी प्रसाद में बोलता है कि लॉ नहीं है, और गोलकनाथ में बोलता है कि लॉ है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद से पहले ना आपको इसकी कहानी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि ये इतना मैटर क्यों कर रहा है। तो ये मैटर इसलिए कर रहा है, देखो समझो, हमने देखा कि क्या कहता है वो ये बोल रहा है कि भाई अगर कोई लॉ है, अगर वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के, तो वो जो लॉ है ना उसका जितना पार्ट इनकंसिस्टेंट है उतने पार्ट को या तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगेगा या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगेगा, और वो जो पर्टिकुलर पार्ट है वो कुछ वक्त के लिए क्या हो जाएगा, स्लीपिंग मोड पर चला जाएगा। याद आ रहा है, यानी वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, मोटा माटी ये ठीक आया समझ में। अब उसके बाद आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 क्या बोलता है, ये बताता है कि लॉ का मतलब क्या है। तो हमने देखा इसमें उसने बोला ऑर्डिनेंस भी इसका मतलब है। ठीक है, इसके अलावा बायलॉज भी आपकी इसकी डेफिनेशन में आएंगे, सो एंड सो फोर्थ, आपको मैंने सब बता दिया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ऑर्डिनेंस अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे तो इसके ऊपर भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगेगा, इसके ऊपर भी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगेगा। अगर बायलॉज ऐसा काम करेंगे तो इनके ऊपर भी सेम चीज इंप्लीमेंट होगी। बिल्कुल मैं बोल सकता हूं, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में क्या बोला, लॉ का मतलब ऑर्डिनेंस भी है, बायलॉज भी है। क्लियर? ठीक, अब यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है क्या ये भी लॉ माना जाएगा? तो पहला केस आता है इसमें शंकरी प्रसाद केस। ठीक, तो शंकरी प्रसाद केस में क्या बोलता है कि भैया लॉ इज इक्वल टू अमेंडमेंट, यानी नहीं, इज नॉट अमेंडमेंट। ठीक है, लॉ अमेंडमेंट नहीं है। शंकरी प्रसाद केस में ये कहता है कि लॉ अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, अब दूसरा केस आता है आपका गोलकनाथ केस। गोलकनाथ में कहता है कि लॉ जो है इज इक्वल टू अमेंडमेंट, यानी आपका जो अमेंडमेंट है वो लॉ की डेफिनेशन में आएगा। यहां पे कहता है कि अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखो, इससे फर्क समझो, इससे फर्क आपका ये पड़ेगा कि अगर मान लेते हैं पार्लियामेंट, बहुत ध्यान से समझना इसको, ये आगे भी आपका आएगा। वैसे तो आज का मैं सोच नहीं रहा था कि इसको डिस्कस करूंगा, बट अब डिस्कस हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ ये। ठीक है, तो पहले केस में ले लेते हैं। पहले केस में हम देख लेते हैं कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो नहीं है लॉ, तो क्या होगा? ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन करेगा? आर्टिकल 368 के हिसाब से पार्लियामेंट करेगी। अपना सारा अटेंशन इस स्लाइड पे डालो फिलहाल। ठीक है, बहुत ध्यान से समझ रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 का इस्तेमाल कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। ठीक है, आया समझ? तो पार्लियामेंट ने क्या किया, मान लेते हैं कोई लॉ था, उस लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और अब आपका नया लॉ तैयार हो गया, यानी उसी लॉ में कुछ चेंजेस आए और अब आपका न्यू वर्जन ऑफ लॉ आया। अब जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, राइट, उसमें आपने मान लेते हैं 3 नए सेक्शंस आपने ऐड कर दिए, तो अब ये लॉ क्या हो जाएगा? लॉ प्लस 3 न्यू सेक्शंस। आया समझ? अब देखो शंकरी प्रसाद केस में क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ। तो अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है तो आप ये देखो कि अगर जब लॉ था तो क्या हो रहा था? जुडिशरी के पास यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार था कि उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ठीक है, यही तो लिखा था उसमें कि भैया अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से
तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, जुडिशरी देखेगी कि भाई कितना इनकंसिस्टेंट है कितना नहीं है, और उतने पोर्शन को वो रिमूव कर देगी, वो हटा देगी, राइट। तो ये किसके लिए था प्रावधान? लॉ के लिए था, ठीक, ऑर्डिनेंस के लिए था, बायलॉज के लिए था, रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन, इन सब चीजों के लिए था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो आता नहीं लॉ की डेफिनेशन में। इसका मतलब पार्लियामेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कोई नया कानून तैयार करती है, ठीक है, तो इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा। ठीक, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट इक्वल टू लॉ। डन, आया समझ में? अब दूसरा केस लेके चल लेते हैं। दूसरा केस क्या था? दूसरा केस ये था जो कि गोलकनाथ केस में डिसीजन आता है। वो कहता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज इक्वल टू लॉ। अब अगर लॉ का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का भी हो सकता है। इसका मतलब पार्लियामेंट जो है अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कोई नया कानून तैयार करती है तो भी उसका जो है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो भी उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं कंसीडर किया जाएगा लॉ में तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, और अगर उसे कंसीडर किया जाएगा लॉ में तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और आसान भाषा में या इसको और सिंप्लीफाई करूं, पहले केस में यानी जब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता तो इसका क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जुडिशरी की जो पावर है वो लिमिटेड कर दी गई है, यहाँ पे उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। इसका मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो ज्यादा सुप्रीम है जुडिशरी से। आया समझ में? क्योंकि पार्लियामेंट इस हिसाब से तो क्या करेगी, कोई भी लॉ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती रहेगी और जो है नए नए कानून बनाती रहेगी, बनाती भी है बाद में, ठीक है, नए नए कानून बनाती रहेगी, उसका जुडिशियल रिव्यू तो हो नहीं सकता। तो पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है। यहां पर क्या होगा, पार्लियामेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है और उसको लॉ के इक्वल माना जाता है तो फिर क्या होगा, नया कानून जब आएगा सीए के द्वारा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा तो बार बार उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज इक्वल टू लॉ। ठीक, इसको 2-3 बार रिपीट करके सुनना जो मैंने बोला। मुझे लगता है ऐसा कि मैंने बहुत आसान भाषा में इसको समझा दिया है, बट अगर नहीं समझ में आया तो भी रिपीट करके देखना इसको, और अगर तब भी नहीं आया तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर तब भी नहीं आया तो आगे भी ये चैप्टर आपका रिपीट होगा। डरने की कोई बात नहीं है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जस्ट स्टे विद मी, आराम से पढ़ते रहो, लक्ष्मीकांत को रंगते रहो, हाईलाइट करते रहो, मेरे लेक्चर बार बार सुनो, शेयर करो, एंड डेफिनेटली कृपा बरसेगी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट इक्वल टू लॉ, ठीक है, और उसके बाद बोला कि इक्वल टू लॉ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यानी जो लास्ट डिसीजन आया था वो कौन सा आया था, वो गोलकनाथ वाला डिसीजन आया था। और गोलकनाथ वाले डिसीजन में क्या बोला उन्होंने बोला कि भैया अमेंडमेंट इज इक्वल टू लॉ, और इसलिए क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू जो है इसका हो सकता है। अब अगर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब जुडिशरी के पास ज्यादा पावर आ गई, और जब जुडिशरी के पास ज्यादा पावर आ गई यानी जुडिशरी ज्यादा पावरफुल हो गई पार्लियामेंट से, तो उस वक्त की अगर आप बात करो, जब मैं उस वक्त यानी 1971 की बात कर रहा हूँ, 70s की बात कर रहा हूँ, तो पार्लियामेंट का मतलब इंदिरा यानी इंडिया का मतलब इंदिरा, और इंदिरा का मतलब इंडिया, ऐसा कुछ नारा था कांग्रेस का, ठीक है। तो इंदिरा गांधी की डिक्टेटरशिप चल रही है, तो इंदिरा गांधी को ये बात पसंद नहीं आएगी कि भैया पार्लियामेंट की पावर को कम कर दिया और जुडिशरी जो है वो 30 मार खा बन रही है। तो अब वो क्या करेगी, वो पार्लियामेंट की पावर का इस्तेमाल करेगी, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का इस्तेमाल करेगी, और वो लेके आती है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, 24वां संविधान संशोधन 1971, 1971, और संविधान में एक और सेक्शन जोड़ देती है, एक और आर्टिकल जोड़ देती है। तो अभी तक हमने पढ़ा था 13 का क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस के बारे में था, फिर था 13 का क्लॉज 2 जो कि आपके पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस के बारे में था, फिर 13 का 3 हमने पढ़ा, ठीक है। इसमें हमने देखा कि लॉ का मतलब क्या होता है। उसके बाद फिर ये क्या करेंगे मैडम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करेंगी और एक नया आर्टिकल जोड़ देंगे, आर्टिकल 13 क्लॉज 4। आया समझ में? ठीक। अब इसमें क्या लिखा होगा, इसमें लिखा होगा कि कोई भी अमेंडमेंट अगर किया जाता है आर्टिकल 368 के द्वारा, ध्यान से समझना, कोई भी अमेंडमेंट अगर किया जाएगा आर्टिकल 368 के द्वारा,
वो डेफिनेशन ऑफ लॉ के अंडर नहीं आएगा। ये कहां पर लिखा था? आर्टिकल 13(4) में लिखा था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके किया जाएगा तो दैट विल नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ। तो इससे समझो हुआ क्या? इससे वही हुआ जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे। इससे हम यही डिस्कस कर रहे थे कि भैया अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पुराने कानूनों में कुछ नए प्रावधान जोड़ दिए और वो सारे के सारे जो है मिलकर फंडामेंटल राइट्स को कूट रहे हैं, ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू तो हो नहीं सकता इसका, तो फंडामेंटल राइट्स तो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर फिर दोबारा मामला जाएगा जुडिशरी में और वो केस होता है आपका केशवानंदा भारती केस 1973, ठीक। तो 1973 ये केस जाता है केशवानंदा भारती के पास, नॉट केशवानंदा भारती के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। केस का नाम होता है केशवानंदा भारती, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे बड़ा इंटेलिजेंट फैसला लेता है आपका कोर्ट। कोर्ट कहता है कि नहीं यार बिल्कुल ठीक है, आपने जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। और उनका ये कहना है कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लॉ नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब आप संविधान संशोधन कर लो और संविधान संशोधन जो आप करोगे उसका हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे या उनके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स नहीं लगेगा। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि केशवानंदा भारती केस ने इंदिरा मैडम की बात मान ली कि मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप कोई भी अगर संविधान संशोधन करते हो आर्टिकल 368 के द्वारा, ठीक है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे एज लॉ। ये आ रहा है समझ में? ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, ठीक है। तो नो जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल ठीक। तो इंदिरा गांधी खुश कि मेरी बात मानी जा रही है, इसका मतलब पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसका मतलब मैं सुप्रीम हूँ, जुडिशरी अपनी हार मान रही है। लेकिन 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 बाद में वो क्या कहती है? जुडिशरी लास्ट में ये बोलती है कि बाकी सारी बातें ठीक है आपकी, हम कोई जुडिशियल रिव्यू भी नहीं करेंगे, आप फंडामेंटल राइट्स को भी कम कर दो, हम तब भी कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट किया, ठीक है, अगर आपने संविधान के मूल ढांचे को अगर आपने वायलेट किया, देन वी विल एंटर एंड देन वी विल डू दी जुडिशियल रिव्यू। यानी आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को डाइल्यूट कर सकते हो, इनकंसिस्टेंट हो सकते हो, डेरोगेटरी हो सकते हो, वो ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़खानी करने की कोशिश करी, देन वी विल कम एंड देन वी विल कंडक्ट जुडिशियल रिव्यू। तो इंदिरा गांधी पूछे कि यार ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हमको बताओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम नहीं बताएंगे और हम केस टू केस बेसिस पर आपको बताएंगे कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मान लेते इंदिरा गांधी कोई कानून लेके आती है और आपके आर्टिकल 21 को वायलेट करती है, तो धड़ाम से सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं नहीं मैडम आप नहीं कर सकते क्योंकि तो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो इंदिरा गांधी पूछेंगी उनसे कि भैया डेफिनेशन क्या है बेसिक स्ट्रक्चर की, तो सुप्रीम कोर्ट बार बार यही बोलता है कि नहीं हम ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर की, जैसे जैसे केस आएंगे वैसे वैसे हम बताएंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके से आपके संविधान में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद फिर आपका केस आता है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस। बहुत फेमस केस है, बहुत ही ज्यादा फेमस केस है, आप यूट्यूब में जरूर इसको सर्च करिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है राजनारायण, और ये इंदिरा गांधी के ऊपर केस कर देता है, ठीक है, हवा में केस कर देता है लेकिन जीत जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस केस का आधार क्या था कि आर्टिकल 368 में ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाता है। तो आप सोचो इंदिरा गांधी कितनी बड़ी डिक्टेटर थी कि उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 368 में ही, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो आर्टिकल यूज होता है उसी आर्टिकल में ही चेंज कर दिया, ठीक है, समझ रहे हैं आप। यानी 368 का इस्तेमाल करके आपको ये पावर दी गई है कि भैया आप बाकी जगह पर, बाकी आर्टिकल्स पे आप चेंज लाओ, बदलाव लाओ। तो मैडम ने क्या किया, 368 में ही चेंज कर दिया और इसमें दो क्लॉसेस डाले, क्लॉज 4 और क्लॉज 5, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इन्होंने क्या डाला, इसमें इन्होंने डाला कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी करते हैं, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट भी करते हैं, तो आप उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, उसको सुप्रीम कोर्ट में आप लेके नहीं जा सकते, जुडिशरी के सामने आप लेके नहीं जा सकते। ये क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में डाला गया आर्टिकल 368 में, ठीक है। और यहाँ पे इनका क्या लॉजिक था, इंदिरा गांधी जी का लॉजिक था कि क्योंकि पार्लियामेंट में चुने हुए लोग पहुंचते हैं, राइट, पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है विल ऑफ द पीपल को, लोकसभा के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, चुने हुए लोगों को भेज रहा है। इसलिए उनका ये कहना था कि जुडिशरी से ज्यादा ताकतवर कौन है, पार्लियामेंट है। और इन्होंने कहा कि नहीं भैया, आपका जो पार्लियामेंट है दैट इज सुप्रीम,
जुडिशरी सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ओपिनियन दिया। देखो सुप्रीम कोर्ट ना ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एक ही जज बैठता है, वहाँ पे बार बार बेंचेस चेंज होती हैं, अलग अलग तरह के जज आते हैं। तो जो जजमेंट हुआ था केशवानंदा भारती केस में, तो जब ये इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस होता है तो वहाँ पे इस जजमेंट को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता, और वहाँ पर उस डिसीजन के ऊपर कमेंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आप दे रहे हो ना, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आपने डिफाइन ही नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। तो जब आपने डिफाइन ही नहीं किया तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, राइट। और आर्टिकल 368 क्या है, आर्टिकल 368 तो बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर फिर से गेंद घूम गई और आ गई किसके पाले में, पार्लियामेंट के पाले में, यानी अब पार्लियामेंट ज्यादा आपको सुप्रीम दिखाई दे रही है, ठीक। उसके बाद फिर मिनर्वा मिल केस आता है। मिनर्वा मिल केस में क्या ग्राउंड था, जो क्लॉज 4 और क्लॉज 5 जोड़ा गया था 368 में, उसको चैलेंज कर दिया जाता है। जब उसको चैलेंज कर दिया जाता है तो होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि भैया ये जो आपने 4 और 5 जो ऐड किया है, दैट इज वायलेटिंग द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर भड़क जाते हैं, पार्लियामेंट फिर पहुंचती है उनके पास, पूछती है कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो बोले कि नहीं बताएंगे, ये हम आपको केस टू केस बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को भी ये चैलेंज कर देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और यहाँ पे मिनर्वा मिल केस में क्या बोला जाता है कि नहीं बिल्कुल ठीक है, केशवानंदा भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया था, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द जुडिशरी, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हम प्रिवेल करेंगे, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये कहाँ पे हुआ, मिनर्वा मिल केस में। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट फाइनल पोजीशन ली जाती है जो आज भी है। तो मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ना भैया हम सुप्रीम हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ना ही पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो कौन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, आपका संविधान सुप्रीम है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज की जो प्रेजेंट डे पोजीशन है, जो फाइनल पोजीशन है, दैट योर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, आपका संविधान सुप्रीम है, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट आर्टिकल 13। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मेरी नज़र में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आप सिर्फ पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 13 एक ऐसा आर्टिकल है जिसको थोड़ा सा आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, राइट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, चेंज हो रहा है, कौन सुप्रीम है, क्यों सुप्रीम है, अमेंडमेंट क्या होता है, राइट। लॉज की क्या डेफिनेशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है, स्लीपिंग डेड आर्टिकल है कि डेड आर्टिकल है, वगैरह वगैरह। बट मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको समझा दिया है। आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, जो लोग फ्रेशर्स हैं इसको 2-3 बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, शायद तभी समझ में आ पाए आपके, ठीक है। सो अगला जो हमारा आर्टिकल होगा दैट विल बी आर्टिकल 14, और यहाँ से कहानी थोड़ी आसान होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा आसान भी है और मज़ा आएगा पढ़ने में। तो दिस इज़ आर्टिकल 14 जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाला है। और आपको करना क्या है, आपको असाइनमेंट करना है, वैसे ही करना है जैसे आपने प्रीवियस 2 असाइनमेंट किए हैं। केवल एक स्टूडेंट है, उन्होंने आंसर लिखा है, राइट। तो आई नो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, हम बहुत बड़े आंसर नहीं लिख सकते, बट एटलीस्ट लिखो तो सही, कुछ पढ़ तो लो उसे, ठीक है। सो योर चॉइस, योर लाइफ योर चॉइस। आपको करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो भी ठीक है, जीवन चल रहा है। सो आज का जो असाइनमेंट है दैट इज व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अप्रोच टू सेक्युलरिज्म। अब आपको याद आएगा, मैंने आपको बताया था सेक्युलरिज्म के बारे में जब हम सेलिंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। तो उसमें एक था पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, एक था नेगेटिव सेक्युलरिज्म। नेगेटिव सेक्युलरिज्म में हमने एग्जाम्पल लिया था फ्रांस का, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में हमने एग्जाम्पल लिया था इंडिया का। तो आपको ये बताना है कि भैया फ्रांस जो है वो इंडिया से क्या सीख सकता है व्हेन इट कम्स टू योर सेक्युलरिज्म। ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं और ये यूपीएससी के मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम कर चुके हैं, तो इसको लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ये बहुत अच्छे से हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। 150 वर्ड्स में आपको पॉइंट वाइज में लिखना है। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। टेक केयर ऑफ योर फैमिली। गॉड ब्लेस यू।